करने का तरीका उन लोगों के पास मौजूद है, बराबर है। और यदि आपको संवैधानिक रास्ते पर चलाने के लिए कोई बात करता है, राजनीतिक रास्ते पर बात करने की बात करता है, लोकतांत्रिक तरीके से बात करने की, आपको जोड़ने का, आगे बढ़ाने का कोई बात करता है, तो आप एक पोटली में बिक जाते हो, है? आप कुछ रुपयों में बिक जाते हो, आप कपड़ों में बिक जाते हो, आप मुर्गों में बिक जाते हो। तो कैसे आदिवासी को एक किया जाए, बताओ मेरे को, है? बहुत बड़ी बात। सुधार की बाद में जरूरत है, पहले समझने की जरूरत है। समझोगे तो सुधार होगा। संत गोविंद गुरु महाराज ने गांवों में जाते थे, सब लोग खाने पीने वाले लोग थे, खाने पीने वाले लोग। इन्होंने गोविंद गुरु महाराज खाली टीलू कर दी था, और टीलू करवानो भी तरीको तो आजकल तुम्हारो तरीको अलग है, गोविंद गुरु नो अलग હતો। पास आओ, एम पास आओ। गोविंद गुरु महाराज तिलक ऐसे करके फिर ऐसे करते थे, यो फिर यो। कई लोगों को पता ही नहीं। आज हमारे इलाके में आओ, जहाँ गोविंद गुरु के आंदोलन की शुरुआत हुई, वहां लोग आज बूढ़े बुजुर्ग है ना। मेरे दादा गनी माँ की समाधि करने में है, मेरे दादा गोविंद गुरु की पत्नी, उनका समाधि हमारे गांव में ही। तो वहां हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो देश आजाद होने से पहले पैदा हुए। आज मेरे ताऊजी हैं, 1936 का जन्म है। हमारे सारे परिवार के लोग गोत्र प्रमाण लिखते, और मेरे ताऊजी डामोर लगाते। मेरे ताऊजी ना मार दादा डामोर एम कहता, એટલે मैं डामोरस लगाऊं। और वो कुछ भी कर लो, वो उद्बोधन एक ही बोलेंगे, जय गुरु महाराज, ये पूरा बोलेंगे, जय गुरु महाराज पूरा ही बोलेंगे। और तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो खाट पर कभी नहीं बैठेंगे खाना खाते समय, न कुर्सी पर बैठेंगे, नीचे ही बैठ के खाना खाएंगे। कुछ भी कर लो, तुम शहर में लेके चले जाओ तो भी नीचे बैठ के ही खाना खाएंगे। और वो तिलक ऐसे ही करते हैं, ऐसे करने के बाद ऐसे। 1936 का उनका जन्म है। गोविंद गुरु महाराज 1931 में मरे, और गनी माँ उस समय जिंदा थे। और गोविंद गुरु महाराज के मरने के बाद गनी माँ ही गादी पर बैठते थे। आज मैं कहना चाहता हूं, भारत में जितने धर्म हैं, उन सभी धर्मों के अंदर क्या महिला को गादी पर बिठाया जाता है? नहीं बिठाया जाता। और संत गोविंद गुरु महाराज की भगत परंपरा में महिला और पुरुष दोनों गादी पर बैठते थे, पति पत्नी दोनों। बेल का मतलब जोड़ी, पूरा जोड़ा बैठता था। और यही संत गोविंद गुरु महाराज के भगत परंपरा की मूल बात थी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, देख लो कहां चले गए, हम लोग उल्टा चले गए। आज नेजे भी देखो, गांवों में घर पर 2 नेजा होता है, एक सफेद और एक लाल, 2 ही आंगन में लगाते, एक महिला का प्रतीक, एक पुरुष का प्रतीक है। कहीं भी चले जाओ, ये 2 प्रकार के झंडे किसी भी धर्म परंपरा में नहीं मिलेंगे। केवल और केवल संत गोविंद गुरु महाराज के धर्म यानी आपका भगत पंथों में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अब आप सोच लो, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में ये नहीं मिलेगा, ईसाईयत में नहीं मिलेगा, इस्लाम में नहीं मिलेगा, तो हमारा जो भगत पंथ था, हमारी जो परंपरा थी, पूजा पद्धति थी,
उसको आजाद भारत में मान्यता नहीं मिला। यहां तक कि हमारा इलाका भी 4 राज्यों में बांट दिया। आज इधर देखो गुजराती में पढ़ाया जाता है, उधर देखो हिंदी में पढ़ाया जाता है, उधर एमपी में देखो हिंदी में पढ़ाया जाता है, उधर आगे देखो महाराष्ट्र में मराठी में पढ़ाया जाता है। આપણે ટાઢ પડે ટાઢ ને खूब ટાઢ થઈ જાય। खूब ટાઢ यानी क्या कहते हैं, आपका बर्फ जमने की स्थिति बनती है। हम छोटे थे, ये गुरुजी के टाइम में भी देखो, मैं छोटा था तब की बात देख लो, ज्यादा पुरानी काम, अभी भी कभी हो जाता है। हमारे जो पानी की पनियारी होती है उसमें भी बर्फ जम जाती थी, इतना ठंड पड़ता था पानी की पनियारी में। तो ऐसी ठंड पड़ती है, उसको हमारी बोली में कहा जाता है हिमाल। हिमाल हिमाल हिंदी में लखी पड़ी दो, हेम लखी पड़ी दो हिंदी में ने लखा है। संस्कृत भाषा में लकीर पड़ी दो ने लखा है, अंग्रेजी भाषा में लकीर पड़ी दो ने लखा है। इससे ये बात साबित होती है कि भीलों की बोली में बाहर से जो लोग आए उनकी भाषा को मिश्रित करने के बाद गुजराती बना, हिंदी बना। हिंदी कितना साल पुरानी है ये भी जांच करना होगा आपको। गुजराती कितना साल पुरानी है ये भी जांच करना होगा आपको। यदि आप कहते हो कि हम आदिवासी हैं, हम भील हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी बोली का ख्याल करना होगा, आपकी परंपराओं का, पूजा पद्धति, विवाह पद्धति का ख्याल रखना होगा, आपकी रूढ़ी प्रथा का ख्याल रखना होगा, आपका इतिहास का पता लगाना होगा। यदि ये बात करने में हम कामयाब हो गए तो एक दिन हमारा राज वापस आएगा, भील राज कायम होगा। और मानगढ़ आंदोलन में जो रेवा कथा डायरेक्टरी में लिखा हुआ है 1920-21 में लिखा, उसके अंदर लिखा है कि संत गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन रजवाड़ों पर भील राज कायम करने का था, यह बात लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग उस आंदोलन से भटक गए, उन विचारों से भटक गए, इसलिए हमारे समाज का यह दशा हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि संत गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन को पुनर्जीवित करना होगा, उसके सही रास्ते की पहचान करना होगा, हमारी बोली परंपरा को वापस जीवित करना होगा। और इसके बाद जो चीजें हमारे हाथ से छिटक गई है वो भी हमारे हाथ में आएगी। किसको पता था हमारे देश से अंग्रेजों का राज खत्म होगा? किसको पता था? खत्म हुआ। किसको पता था हमारे देश में मुगलों का राज खत्म होगा? खत्म हुआ। किसको पता था रजवाड़ों का राज खत्म होगा? खत्म हुआ? नहीं हुआ? हुआ। तो हमारा राज भी वापस आ सकता है, बशर्ते हम लोग हमारे देश की जो व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार चलें। और हमारे देश में वर्तमान में जो व्यवस्था है वो संविधान और लोकतंत्र की है। संविधान और लोकतंत्र से बाहर जाओगे तो पूरे देश में सेना लगा करके, पुलिस लगा करके आदिवासियों का जो हश्र किया जाता वो होगा। ये बात समझिए। इसलिए पूरे देश के आदिवासियों को कहना चाहता हूं मैं, अभी हम लोगों को आगे जिंदा रहना है, हमारे समाज को जिंदा रखना है, हमारी जल जंगल जमीन की सुरक्षा करना चाहते हैं और भीलों का, आदिवासियों का पुनः राज कायम करना चाहते हैं, तो हमको संविधान और लोकतंत्र के रास्ते पर चलना होगा। आज भी कई लोग भटके हुए हैं, कई लोग आदिवासी परिवार बनने के बाद कई लोगों ने रास्ता भटकाने का कोशिश किया, हमने रास्ता भटकने से रोका। कई लोग ऑनर ऑफ इंडिया ने क्या क्या, एसी ने वो न जाने क्या क्या,
बोल बोल करके उधर चले गए, आज तक नहीं लौटे और इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वो आएगा ना, हमारा राज वापस आएगा। नाटो आएगा, नाटो। ये कांति भाई कह रहे नाटो है, नाटो अपने खुद के इलाके में सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ जाएगा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मूर्खता की हद छोड़िए। हम लोग शासन को कभी नहीं समझे, न हम लोग अंग्रेजों का शासन समझे। अंग्रेजों के जमाने में जिन लोगों ने अंग्रेजों का शासन के साथ रहे वो जमीन के मालिक हैं आज। मुगलों के शासन को समझे और जो लोग मुगलों के जमाने में उनके साथ रहे उनके पास समतल जमीनें। जो रजवाड़ों के शासन को समझे, जो लोग रजवाड़ों के साथ रहे उनके पास समतल जमीनें। इस उदाहरण को भी समझो। और जो लोग शासन को नहीं समझे वो लोग आज पहाड़ों में हैं जिनमें हम आते हैं। लेकिन भारत में यदि सबसे पहले पानी की कमी होगी तो सबसे पहले कौन सा समाज मरेगा? दुनिया के अंदर पानी की कमी होगी, भारत में पानी की कमी होगी, गुजरात में पानी की कमी होगी, दाहोद में पानी की कमी होगी, राजस्थान में पानी की कमी होगी, डूंगरपुर में पानी की कमी होगी। सबसे पहले कौन सा समाज मरेगा? आदिवासी। क्यों? आदिवासी जल विभाजक पर रहता है। जहां पानी इधर जाता है और इधर जाता है उस टॉस पर आदिवासी है। तो सबसे पहले मरेगा कौन? आदिवासी। सभी नदियों के किनारे कौन रहता है? सभी नालों के किनारे कौन रहता है? जहां जहां नहर गई वहां कौन रह रहा है? सोच लीजिए। इसलिए हमारा कहना है कि नर्मदा का पानी भी दाहोद में चाहिए, नर्मदा का पानी भी हमारे आपका झाबुआ में चाहिए, नर्मदा का पानी भी साबरकांठा तक जाना चाहिए, नर्मदा का पानी है वो भी हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाना चाहिए। क्यों? तुम लोगों ने नर्मदा का पानी पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचा दिया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तुम लोगों ने कच्छ भुज में पानी पहुंचा दिया और दाहोद आया क्या? हाफेश्वर योजना का क्या हश्र है? क्या हश्र है? अभी हम लोग पिछले दिनों गए थे उस इलाके में, तो जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं वहां भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नदी के किनारे आदिवासी बेल्ट को पानी नहीं मिल रहा है और डुबाया हमको। कड़ाना का उदाहरण देख लो, कड़ाना का पानी कहां जा रहा है? कड़ाना के किनारे वाले लोगों को नहीं मिला, और कड़ाना के किनारे भी मिला तो दूसरों को मिला, आदिवासियों को नहीं दिया। अब हम लोग हमारे इलाके में जो बड़े बड़े डैम बने उनका पानी लेना चाहते हैं, हमारे उपभोग के लिए लेना चाहते हैं, हमारी जमीन को हरी भरी करने के लिए लेना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? बोलो। आप कहोगे कि हमको रैली निकालना चाहिए, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। आप कहोगे धरना प्रदर्शन करना होगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। आपको कहोगे ज्ञापन देना होगा, इसमें भी अब मेरा विश्वास हट गया। आज सत्ता असल अब एक ही बात है, एक ही तरीका बचा है, सिंगल, और वो है विधानसभा में जाके बोलो। जहां कानून बनता है, जहां बजट का विभाजन होता है वहां बोलो। लोकसभा में जाके बोलो, जहां कानून बनता है, जहां बजट का विभाजन होता है वहां जाके बोलो। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता के मंदिरों पर कब्जा करो। तो आप लोगों को भी सत्ता के मंदिर पर कब्जा करने के बारे में सोचना चाहिए। पिछले 70 साल में हमारा जो भी जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में गया मुंह बंद करके रहा, कभी नहीं बोला, और बोला तो हमारे बीच में होके बोला।
लेकिन वहां नहीं बोला। इसका इलाज किए बगैर हमारा कभी भी कोई भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि आदिवासी परिवार को यहां तक लाने में यही लोग बाधक है। आज देख लो मध्य प्रदेश में एक आदमी चला गया तो भोपाल में जाके ठोक मारा। जय भील प्रदेश, हमारा भीलों का राज बनना चाहिए। तो मध्य प्रदेश से पहले तो हमने गुजरात में जन जागरण किया था। तुम गांधीनगर जाके कब बोलने वाले हो? हैं? कब जाओगे? हैं? और तुम तो न जाने कौन कौन सी पार्टियों में विभाजित हो। मेरे जैसा आदमी बोल बोल करके थक गया, और अब दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा उसका कोई गारंटी नहीं है। नहीं आऊंगा। आज सब कुछ बोल दिया मैंने, इसका अमल करना होगा। और आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर ही चलना है। और जिन लोगों को इस रास्ते को स्वीकार नहीं है, जा सकते हो, जा सकते हो। ये बात हमें समझना पड़ेगा। लड़ाई बहुत आगे निकल गई है। आज देश में सबसे बड़ी लड़ाई ईवीएम की चल रही है। इसको भी हमें समझना होगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है, मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि ये हमारे पूर्वजों ने एक बात कही थी, सेला जुगनी सेलीवारी बीलनी आव है। यदि अण्णे हंभाली दियो तर हो ने हंभालो, तुम्हारी आने वाली संतति सदा सदा के लिए समाप्त। जमीन ही नहीं रहेगी, पानी ही नहीं रहेगा, जंगल ही नहीं रहेगा, तुम्हारी पहचान आदिवासी भी नहीं रहेगी। तो क्या होगा? 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 का आया, उसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी 8% आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा बीमार है और सबसे ज्यादा अनपढ़ है, विस्थापित है। कितना साल हो गया? 11 22 12 साल हो गया। 12 साल बाद भी हम लोग उन्हीं लोगों को मजबूत कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को लोकतंत्र में आपका मत दे रहे हैं, इच्छा का दान कर रहे हैं, जो हमारे पैर काट रहे हैं। तो कब हम लोग समझेंगे? आ काला माताना मानवी ही आ जीवता भगवान ही गोविंद गुरु ना अनुसार। जो जीवता भगवान कौन? जो हमारे साथ लोग जिंदा है भाई। तो जीवता भगवान है, अड़नी बातें मानो ने